नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा का विषय लेकर के आए हैं चंद्रबिंदु और अनुस्वार में अंतर। क्योंकि चंद्रबिंदु और अनुस्वार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आज हम इस चंद्रबिंदु और अनुस्वार पे विशेष रूप से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये चंद्रबिंदु और अनुस्वार में अंतर क्या है। इस अंतर को जानने से पहले आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द हैं जिसमें अनुस्वार या चंद्रबिंदु का ही प्रयोग किया गया है। इनको देखने से आपको अनुभव हो जाएगा कि अनुस्वार का प्रयोग और चंद्रबिंदु के प्रयोग में क्या अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला शब्द है चांद। चा यानी चौ में आ लगा हुआ है, तब हुआ चा। वह स्वर है और उसको नाक से उच्चारण करने के लिए तब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया है, तो हो गया चा और द, अर्थात तब हुआ चांद। अगर इसको हम पढ़ते हैं चाँद या चांद, तो हमको ये अनुभव होता है कि चाँद के उच्चारण में जितना समय लगता है, चांद के उच्चारण में भी उतना ही समय लगता है। अब दूसरा शब्द है चंद्र। देखिए, इसमें भी चौ के बाद ओ है, तो इस चौ के बाद ओ है, इस ओ को नाक से उच्चारण किया गया है, ये अनुस्वार लगा करके, और ओ के बाद ही इस अनुस्वार का उच्चारण होता है चंद्र। अनुस्वार का भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है और चन कहने से क्या होता है, समय कुछ ज़्यादा लगता है। चंद्र और चंद्र दोनों में फर्क हो जाता है। इस चंद्र के उच्चारण में, चंद के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जबकि चौ के उच्चारण में कम समय लगता है। कहने का मतलब कि अनुस्वार का प्रयोग कर देने से इसके उच्चारण में, चौ के उच्चारण में समय अधिक लग जाता है। अर्थात जितना समय हम चौ के उच्चारण में लगाते हैं, उससे दूना समय चन के उच्चारण में लगता है। चन तब होता है द्र। लेकिन जब हम चाँद किए थे, तो चाँद और चांद के समय में कोई फर्क नहीं हुआ था। यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है कि इसी वर्ण में अनुस्वार लगा देने से अधिक समय लगता है, जबकि इसी वर्ण में चंद्रबिंदु का प्रयोग कर देने से उसके उच्चारण समय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, चंद्र, ये अनुस्वर को हटा करके यहाँ पर नौ का प्रयोग कर दिया गया है। ये दंत नौ। देखिए, चौ पे अनुस्वार है और चौ के बाद वाला वर्ण जो है सो द्रो है। दो रो संयुक्त है, अर्थात दो है। दो तो वर्ग का है। ये नौ जो है सो तो वर्ग का पंचम वर्ण है। इसीलिए इस अनुस्वार को हटा करके आधा दंत नौ का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर कुंज है, को हरस उकार, ऊपर अनुस्वार है और तब जो है तब हो गया कुंज। वही बात यहाँ पर भी है कि अनुस्वार को हटा करके यों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि को हरस उकार के बाद जो है और ये जो चौ वर्ग का है, तो चौ वर्ग का पंचम वर्ग यों होता है। इसीलिए अनुस्वार को हटा करके आधा यों का प्रयोग किया गया है, अर्थात कुंज। अर्थात ये कुंज भी सही है और ये कुंज भी सही है। किंतु अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शब्द है अन्न और दूसरा शब्द है उम्दा। ये देखिए, तो नौ ये भी पंचाक्षर है। ये पंचाक्षर जिस वर्ण वर्ग का है, उसी वर्ण वर्ग का ये यो वर्ण नहीं है। इसीलिए ये आधा नौ के बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो वह गलत होगा। उसी तरह से उम्दा, उम्दा में क्या है, मो पो वर्ग का पंचम वर्ण है और उसके बाद वाले वर्ण दो है, यह तो वर्ग का है। ये पो वर्ग का, ये दो, ये तो वर्ग का, ये दोनों दो वर्ग का है। इसीलिए इस आधा मो के बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य कोई भी वर्ण आता है और पंचाक्षर के बाद उसी वर्ण वर्ग का वर्ण नहीं होता है, तो उसके बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो वह गलत है।
तो इस तरह से आप इन शब्दों से बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब हम बारी बारी से इन दोनों में क्या अंतर है उस अंतर पे विशेष रूप से चर्चा करते हैं। इस चर्चा का प्रथम बिंदु मैंने लिया है कि चंद्र बिंदु के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है, जबकि मुंह से ज़्यादा। जैसे आँख, आँख कहने से क्या होता है, नाक की हवा थोड़ा रुक जाती है और मुंह से हवा निकल जाती है। उसी तरह से अंग, अंग कहने से मुंह की हवा रुक जाती है और नाक से हवा निकल जाती है, अंग। उसी तरह से सा में नाक की हवा लगभग रुक जाती है और मुंह से अधिक हवा निकलती है। उसी तरह से संग, संग कहते हैं तो क्या होता है कि नाक से अधिक हवा निकलती है और मुंह से कम। उस तरह से आंत, आंत कहते हैं, आंत, आंत तो मुंह से अधिक हवा निकलती है और नाक से कम। उस तरह से अंदर, अंदर नाक से अधिक हवा निकल रही है अंग कहने से और मुंह से कम। उस तरह से भंग, भंग कहने से नाक से अधिक हवा निकलती है और मुंह से कम। कहने का मतलब ये है कि चंद्रबिंदु के उच्चारण में नाक से हवा कम निकलती है, मुंह से अधिक, जबकि अनुस्वार के प्रयोग करने से नाक से अधिक हवा निकलती है और मुंह से कम। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, चंद्रबिंदु के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जबकि अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुंह से कम। अब दूसरा बिंदु है कि चंद्रबिंदु का प्रयोग जो होता है तद्भव रूप में, तद्भव शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है और तत्सम शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे चंद्र और चांद, ये चांद जो है यह तद्भव रूप है। तद्भव रूप कहते हैं संस्कृत के बदले हुए रूप को जब हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह तद्भव कहलाता है, और संस्कृत के शब्द जब हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया जाता है तो वह तत्सम शब्द कहलाता है। यहाँ पर चंद्र से ही चांद बना है, चंद्र का तद्भव रूप चांद है, इसीलिए इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है, और ये चंद्र जो है यह तत्सम शब्द है, इसीलिए इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है? हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। तीसरा बिंदु है कि चंद्रबिंदु के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जबकि अनुस्वार के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कहने का मतलब है कि जिस वर्ण में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है उस वर्ण के उच्चारण में उतना ही समय लगता है जितना समय बगैर चंद्रबिंदु के वर्ण के उच्चारण में समय लगता है। किंतु जब उसी पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कहने का मतलब है वर्ण पे यदि अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसकी मात्रा 2 हो जाती है, अर्थात उस वर्ण के उच्चारण से दूना समय अनुस्वार वाले वर्ण के उच्चारण में समय लगता है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, अनुनासिक या चंद्रबिंदु के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, जबकि अनुस्वार के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे ये सांस है, सा में 2 मात्रा है, चंद्रबिंदु लगा देने से ये 2 मात्रा वाला ही वर्ण है, और सांस यानी इसकी मात्रा, सांस की मात्रा 3 है। किंतु इस संगम को देखिए, अनुस्वार को हटा दिया जाए तो सौ की 1 मात्रा, गौ की 1 मात्रा और मौ की 1 मात्रा, अर्थात सगम। लेकिन जब इसी 100 पे अनुस्वार दे दिए हैं तो संग, समय अधिक लग गया, संग के उच्चारण में समय अधिक लग गया, अर्थात संग की मात्रा 2 हो जाती है। इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा और इसकी 1 मात्रा, अर्थात इसकी 4 मात्रा हो जाती है। सगम की 3 मात्रा जबकि संगम की 4 मात्रा हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि चंद्रबिंदु के लगाने से किसी वर्ण की मात्रा यानी उच्चारण में अधिक समय नहीं लगता है, जबकि अनुस्वार का प्रयोग कर देने से उस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लग जाता है, अर्थात उसमें मात्राएं बढ़ जाती है। उसी तरह से देख लीजिए यहाँ पर चांद, चांद जो है
चाँद के उच्चारण में जितना समय लगता है चांद के उच्चारण में भी उतना ही समय लगता है, किंतु यदि हम चंद्र कहते हैं तो चंद अधिक समय लग जाता है। और द्रव, ये चंद्र जो है इसमें चंद कहने से इस चौक के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जबकि इसी पे अनुस्वार का प्रयोग कर देने से चंद में दो मात्रा हो जाती है। और ये द्रव का भी दो मात्राएं हो जाती हैं। मैं यहाँ पर एक बात बतला देना चाहूँगा कि ये दो र संयुक्त है, दो जो है रो में संयुक्त है, तो दो जो आधा है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, किंतु जब वही अगला वर्ण में संयुक्त हो जाता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। एक है तो दो हो जाती है और दो है तो दो ही रहती है, इसीलिए इसकी मात्रा दो हो जाती है। चंद्र, द्रव की मात्रा दो और इसकी मात्रा दो, क्या हो गया? चार मात्राएं। चंद्र की चार मात्राएं हैं, यानी इस चंद्र के उच्चारण में चार मात्रा का समय लगता है। अगर हम इस अनुस्वार को हटा दें तो चंद्र में मात्र तीन मात्राएं होगी। स्पष्ट है कि अनुस्वार के लगा देने से उसकी एक मात्रा बढ़ जाती है, जबकि चंद्र बिंदु के लगाने से उसकी मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। उसी तरह से देख लिए दांत बोलते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है तो दांत या दांत, इसके उच्चारण में अधिक समय नहीं लगता है, जबकि दंत कहने से क्या होता है? दंत से कुछ अधिक समय लग जाता है, दन और तब तो, अर्थात इस दो की दो में अनुस्वार लगाने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात उच्चारण करने का समय बढ़ जाता है और तब होता है दंत। चौथा बिंदु है चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों का उच्चारण नाक से होता है, किंतु चंद्र बिंदु का कोई वर्ण नहीं है, यह न स्वर है न व्यंजन है, यह सिर्फ स्वर के बाद आकर के उसे नाक से उच्चारण करने में मदद करता है, जबकि अनुस्वार व्यंजन अर्थात अर्ध व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन भी नहीं है, अर्ध व्यंजन है। फिर भी अर्ध व्यंजन है तो हम व्यंजन की श्रेणी में ले सकते हैं। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, चंद्र बिंदु न वर्ण है न व्यंजन, यह सिर्फ स्वर को नाक से उच्चारण करने में मदद करता है, जबकि अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है। पांचवा बिंदु है इन शब्दों पर विचार कीजिए कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है, उसी से संबंधित बिंदु 5 में दिया है। देखिए इन शब्दों को देखिए, अन्य का अनुस्वार नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने खाली जगह दिया है, अर्थात अ अनुस्वार यो हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये नो तो वर्ग का पंचाक्षर है और उसके बाद वाला वर्ण यो जो है उस तो वर्ग का सदस्य नहीं है, इसीलिए इस नो के बदले अनुस्वार का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जबकि अंत देखिए अ अनुस्वार है तो उसके बाद तो है, तो का पंचम वर्ण न होता है, तो वर्ग का है और ये भी तो वर्ग का है, इसीलिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। जबकि ये न तो वर्ग का है और ये तो वर्ग के सदस्य नहीं है, इसीलिए इसका अनुस्वार नहीं होगा। उसी तरह से जन्म है, देखिए यहाँ पर जो नो जो है सो तो वर्ग का पंचम वर्ण है और ये पो वर्ग का पंचम वर्ण है, ये दोनों दो वर्ण वर्ग का है, इसीलिए इस आधा नो के बदले अनुस्वार का प्रयोग करना गलत होगा, इसीलिए जो अनुस्वर मो लिखना गलत होगा। जबकि कुंज को हर्ष उकार पे अनुस्वार है और उसके बाद जो है तो कुंज नो यो का उच्चारण होता है, तो यहाँ पर इस अनुस्वार को हटा करके इसके बाद वाले वर्ण जो है, ये जो चौ वर्ग का है तो चौ वर्ग का 5वां अक्षर यो होता है, इसलिए यो का आधा रूप यहाँ पर दिए हैं कुंज, अर्थात कुंज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुंज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, किंतु इस जो अनुस्वर मो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से देख लीजिए उन्मुख, उन अमुख, ये नो जो है सो तो वर्ग का पंचम वर्ग है, जबकि ये मो पो वर्ग का पंचम वर्ग है, ये दोनों दो वर्ग का है, इसीलिए इस नो के बदले में
ऊ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर खाली जगह दिया है। किंतु वही म अनुस्वार दो है, मंद है, मंद न मो के बाद दो जो है वह तो वर्ग का है और तो वर्ग का पंचम वर्ग नौ होता है, इसीलिए यहाँ पर इस अनुस्वार को हटा करके नौ का प्रयोग किए हैं हम, अर्थात ये दो मंद हुआ। ये भी सही है और ये भी सही है। उसी तरह से हम चिन्मय देख लें। चिन्मय, ये चिन्मय ये पंचाक्षर है, तो वर्ग का पंचाक्षर है और ये पो वर्ग का पंचाक्षर है, ये दोनों दो वर्ग का है, इसीलिए इस पंचाक्षर के बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि वही चिंता, तो हर सीकार पर अनुस्वार और तो आकार चिंता है, तो यहाँ पर चिन्ह अनुनासिक है, ये नो तो का पंचम अर्थात ये तो और ये नो दोनों जो है सो एक ही वर्ण वर्ग का है, इसीलिए इस अनुस्वार के बदले में हम ये आधा दंत नौ का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये चिंता और ये चिंता दोनों सही है, हम इसका रूप दे सकते हैं, किंतु इस चिन्मय का नहीं। उसी तरह से देख लिए उन्मुक्त। उन्मुक्त, उनमें जो है ये तो वर्ग का पंचम वर्ग है और ये मो वर्ग का पंचम वर्ग है, इसीलिए ये इस तो वर्ग इस नौ के बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों दो वर्ण वर्ग का है। किंतु वही उन्दूर को जो है वो अनुस्वार या इसका पंचम वर्ग क्या होगा, दंत नौ होगा, और ये भी दो जो है सो तो वर्ग का है, ये भी तो वर्ग का और ये भी तो वर्ग का, दोनों एक ही वर्ण वर्ग का है, इसीलिए इस अनुस्वार के बदले में हम आधा दंत नौ का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात उन्दूर ये दोनों शब्द सही है। उसी तरह से देख लीजिए उन्मूलन। उन्मूलन में क्या है, यहाँ पर नौ तो वर्ग का पंचम वर्ग है और ये मोह जो है सो पो वर्ग का पंचम वर्ग है, ये दोनों दो वर्ण वर्ग का है, इसीलिए इस आधा दंत नौ के बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा अनुस्वार और चंद्र बिंदु में फर्क। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के बाद मैं पिछली चर्चा का उत्तर दूंगा और इस प्रश्न का उत्तर मैं अगली चर्चा में दूंगा। ये प्रश्नावली है। प्रश्न संख्या 1 में है कि चंद्र बिंदु के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है। दूसरा प्रश्न है चंद्र बिंदु का वर्ण क्या है। तीसरा प्रश्न है अनुस्वार के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है। अब मैं चर्चा संख्या 58 में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैं यहाँ दे रहा हूँ। पहला का उत्तर है क हलंत जोड़ मूर्धन्य स हलंत जोड़ अ, तो हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, जो हलंत जोड़ यो हलंत जोड़ अ। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कछा। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कश्यप। चौथे प्रश्न का उत्तर है वो हलंत जोड़ ह्रस्व ई जोड़ दो हलंत जोड़ यो हलंत जोड़ आ जोड़ लो हलंत जोड़ अ जोड़ यो हलंत जोड़ अ। और पांचवें का उत्तर है कुंज तथा छठे का उत्तर है ड्र और ढ। इस तरह मेरा आज का पठन पाठन कार्यक्रम यही पूर्ण हुआ। यदि आप इस ढंग के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाकर दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस ढंग के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इससे अधिक लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।